आप कह रहे हैं सड़कों पर या इंफ्रा पर पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर सच्चाई उसकी ठीक उलट ये भी है कि जगह जगह देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी गड्ढों की सड़कें या फिर कहिए कि गड्ढों में सड़क, ये भी एक तस्वीर है। आए दिन जो बिल्डिंग्स रह रही हैं वो भी एक तस्वीर है जो आम लोगों के जहन में रहती है। मुकेश गुप्ता जी, टैक्स स्लैब में चूंकि ऐसी कोई बड़ी राहत आम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो उम्मीद भी धराशायी हो गई। जैसा अभी मनीष जी कह रहे थे कि उम्मीद ना रखें तो बेहतर है, उम्मीद नहीं रखेंगे फिर कुछ मिल जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। ऐसी कोई बड़ी राहत टैक्स स्लैब में मिली नहीं है पिछले लंबे वक्त से, लेकिन हाँ वो जो दो ऑप्शंस दे दिए गए थे आम लोगों के लिहाज से कि एक ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन वो जो 7 लाख वाला है, लेकिन उसके अलावा आप कोई और टैक्स में छूट का ऑप्शन नहीं यहाँ अवेल कर सकते हैं। लोग कहने लगे कि ये तो भाई वो लॉलीपॉप हो गया सिर्फ जो दिखाने के लिए है, ऐसी कोई राहत हमने चाही नहीं थी। अब इस बजट में क्या टैक्स स्लैब में कोई बड़े बदलाव होने की उम्मीद या गुंजाइश है? नहीं, डेफिनेटली है। वैसे हम देखें तो इंडिया में रफली 7 करोड़ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, बट अगर टेक्निकली देखें तो टैक्स पे करने वाले केवल 1.4 करोड़ लोग ही हैं। तो पूरे देश के टैक्स का बर्डन इन्हीं 1.4 करोड़ लोगों पर है। तो ये बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो टैक्स पे करते हैं, तो बेसिकली कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉय टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन द कॉर्पोरेट जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो सारा बर्डन हमने कुछ ही सीमित लोगों पे डाल दिया है और दूसरा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब एक बार टैक्स पे करने के बाद मुझे पता नहीं चलता मेरे पैसे का क्या हो रहा है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जिससे मैं कॉन्फिडेंट फील करूं कि जब मैंने टैक्स पे किया है। आजकल इनकम टैक्स की पोर्टल है, वहाँ पर आप एक अकाउंट दें कि आपको जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से यूज किया गया है, इतना रोड में गया, इतना इंफ्रा में गया, इतना हेल्थ में गया, इतना एजुकेशन में गया, तो थोड़ा लोगों को सेटिस्फेक्शन रहता है। अभी भी तो ऐसा कि मनी इज गोइंग इन द ड्रेन, हमें पता ही नहीं चलता हम टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये है कि टैक्स पे करने के बाद टैक्स इंडिया में है ठीक है, बाहर भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ एटलीस्ट वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है उसके बाद में। यहाँ पर वो कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे जो टैक्स पेयर के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि जैसे 401 के स्टाइल में जैसे यूएस वगैरह में है, इस तरह सोशल सिक्योरिटी जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो एडवांटेज हो। केवल एक सर्टिफिकेट भेजना कि आप ब्रोंज सर्टिफिकेट है या आपका गोल्ड सर्टिफिकेट है, आप इसको रखिए, इसको डिस्प्ले कीजिए, उससे पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। आपको पूरा डिस्प्ले करना चाहिए आपने जो टैक्स पे किया वो क्या है। कुछ उनके लिए कुछ तो एडिशनल आपको रिकॉग्निशन, कुछ तो बेनिफिट देना चाहिए जिससे वो टैक्स पर है, चूँकि वही 1.4 करोड़ है जो पूरी इंडिया का भार झेल रहे हैं, सारा टैक्स वही पे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट, और दूसरा ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये कितने साल पहले थी, कोई रिवीजन नहीं है, इसको ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना चाहिए, जिससे हर साल जो हम लोग चर्चा करते हैं कि इस साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाते जाएं और ये हर बार का जो डिबेट है ये भी एंड हो जाएगा। बिल्कुल सटीक बात आपने कही है रुचिका भगत। अगर आम लोग ये उम्मीदें कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी मुकेश जी ने भी किया कि भाई महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जिस हिसाब से खर्चे लोगों के बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से अगर सरकार की राहतें भी पैरेलल बढ़ती रहें तो फिर शायद ये चर्चा ही नहीं रहे, या फिर ये जो उम्मीदें बार बार होती हैं और उम्मीदें फिर धराशायी हो जाती हैं उसकी गुंजाइश ही ना रहे। सरकार ऐसा कब सोचेगी? अनम्यूट कीजिए रुचिका खुद को। इस बार तो बिल्कुल बैलेंस बजट की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 3 बजट अगर हम देखें तो उनके अंदर मिडिल सेक्टर के लिए जो सैलरी एम्प्लॉयज है खासकर उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट कहीं पे भी नहीं मिला। एक डबल रिजीम के अलावा जो हमारा नया रिजीम आया उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं था। तो इस बार मुझे लगता है कि बैलेंस बजट होना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो बजट है ये बीजेपी 2 नहीं है, बीजेपी 1 नहीं है, ये एनडीए 3.0 बजट है, दैट इज कोalition गवर्नमेंट का है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक आम इंसान को नहीं है, बाकी जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है जो बीजेपी के साथ है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन इस बजट के साथ जुड़ी हुई है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे कि सिर्फ एक सेगमेंट के लिए बजट नहीं हो सकता, बजट जो है वो पूरे नेशन के लिए हो सकता है। आपके पास 140 करोड़ जनता है और आपको एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप इकोनॉमी की तरफ जाना है,
तो इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल्स भी देखने पड़ेंगे, आपको फार्मर भी देखने पड़ेंगे। तो इन सबके अंदर बटा हुआ बजट होना चाहिए, हाँ। ताकि सबको कुछ ना कुछ मिले इस अच्छा, आप बजट मेरे से। साथ रहिए, आप बड़ी बात कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बजट आने वाला है उसका असर भी अब दिख रहा है। बजट से ठीक पहले बढ़त के साथ खुल गया है शेयर बाजार, यानी कि शेयर बाजार से तो अच्छी खबर आ रही है, खासतौर से शेयर में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में हरा निशान, मतलब बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। ऐसी उम्मीदें होती हैं जब जब बड़े फैसले होने वाले होते हैं या बड़े फैसलों पर निगाहें रहती हैं, सरकार के बड़े कदमों पर निगाहें रहती हैं, सीधे तौर पर शेयर मार्केट पर उसका असर दिखता है। और यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर हैं। बजट से पहले बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। रुचिका, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हमारा एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब है कि मुझे 140 करोड़ जनता को इन टोटल बैलेंस बजट देना पड़ेगा। बैलेंस बजट मैं कहती हूँ, मेरे को एमएसएमई का भी ध्यान रखना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ध्यान रखना है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करती हूँ तो मुझे पीएलआई स्कीम, जो गवर्नमेंट का मेन एम था, फोकस था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने का, उसको ध्यान देना है, उसमें एडिशंस लेके आनी है। फिर हम जब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो अगर आप देखेंगे तो मेनली जो हमारे कैपेक्स है, जो प्लांट एंड मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम हमेशा इंपोर्ट करते हैं। तो उस चीज को बहुत ध्यान में रखना है सरकार को कि इस बार कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आए जिसके अंदर अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट करें। तो सरकार का शायद जो 2 ट्रिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट का सपना था, वो भी शायद पूरा होगा जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकिन यहाँ जो आम लोग हैं, 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उसमें एक बड़ा तबका है जो सरकार के सपनों से पहले अपने सपनों को रखता है। वही जाहिर सी बात है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत बुनियादी सी चीजें हैं जो हर शख्स चाहता है। और ऐसे में जब घर हर दिन के साथ महंगा हो जाए, घर खरीदना लोगों के बजट से बाहर हो जाए, घर का बजट चलाना लोगों के लिए सरदर्द साबित हो जाए, सैलरी बढ़ी नहीं, टैक्स आपका बढ़ गया, ऐसे में किसी भी तरीके से लोगों को अगर राहत नहीं मिल रही है, अगर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है, ऊपर से बेरोजगारी युवाओं को खास परेशान कर रही है। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं को, किसानों को खासतौर से इस बजट में ख्याल उनका रखा जाएगा और टैक्स में भी बड़ी छूट मिल सकती है। वैभव मेरे साथ में हैं जो कि सीए भी हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। वैभव जैन, चूंकि जब जब टैक्स हमें भरना होता है तो हमें सीए के पास जाना होता है, फिर सीए हमें सजेस्ट करते हैं ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, टैक्स बच जाएगा। अब एक तरफ हम आम लोग हैं जो इस नज़र से देखते हैं कि सरकार का खजाना हमारे टैक्स से भर रहा है, वो अलग अलग तरीके के टैक्स भी हैं इनकम टैक्स के अलावा, लेकिन आम लोग जिनकी जेब सिर्फ खाली हो रही है। नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है, सिर्फ खाली नहीं हो रही, सरकार बहुत कुछ दे भी रही है जिसका बेनिफिट हम सबको मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो इम्प्रूव हो रही है, रहने का जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो रही है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बजट स्पेसिफिक करी जाए तो 10 साल में जो नहीं हुआ वो 11वें साल में हो सकता है, क्योंकि 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और अगर आप थोड़ा सा क्लू लें तो 53वीं काउंसिल मीटिंग जो जीएसटी की हुई, वो शायद इस सरकार का पहला बड़ा वित्तीय फैसला था। और इतना बढ़िया जीएसटी काउंसिल के मिनट्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखे। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे बढ़िया बजट भी हमने कभी नहीं देखा होगा। और हमें बहुत अच्छी छूट मिलनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये स्लैब रेट कहीं से भी जायज़ नहीं है। नाजायज़ टैक्स लिया जा रहा है हम लोगों से, जायज़ टैक्स पे आना चाहिए हमें। ये स्लैब रेट कम से कम डबल होने चाहिए। जो 3 लाख तक की छूट है वो 6 लाख तक होनी चाहिए। हाईएस्ट स्लैब जो 15 लाख पे शुरू होता है शायद 30 लाख पे शुरू होना चाहिए। वित्त मंत्री को इस विषय में सोचना चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत जोर से पूरे देश से आवाज़ गई है और वो ज़रूर सोच रही होंगी और मेरे को लगता है उन्होंने अच्छा सोचा होगा हमारे लिए। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये जो 13वां बजट है और वित्त मंत्री ये जो 7वीं बार बजट पेश कर रहे हैं, इस बार वो चेंजेस और वो फैसले होंगे जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखे थे मोदी सरकार में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। और एम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, विपक्ष जोर से उठाता रहा है। आगे आने वाला, आपके हिसाब से कौन कौन से बड़े फैसले हैं? टैक्स स्लैब में छूट होगी, महंगाई को कम करने के यहाँ पर तरीके होंगे, टैक्स स्लैब में पेट्रोल डीजल को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा है। नहीं, टैक्स स्लैब में छूट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये जो 15% का टैक्स रेट था जो पिछले बजट में जो इंटरिम बजट था उसमें मैडम ने नहीं दिया, वो आई थिंक फिर से 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। वो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें
और उसके लिए सरकार आपको कंपनी को टैक्स में छूट देती है, उसके लिंक्ड कुछ सेक्शन, और जैसे पुराने रिजीम में ATIA IB था बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, कुछ ना कुछ किसी ऐसे एरियाज़ को के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, बिकॉज आज मेट्रो सिटीज़ पे प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो अनलेस एंड अनटिल सरकार कुछ पुश दे कि पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट हो, मेट्रो सिटीज़ के लिए इस आबादी का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होगा। और टैक्स स्लैब भी एक छूट है जो लोगों को मदद करेगी अपनी मुसीबतों से डील करने के लिए। अच्छा, एक बड़ा तबका मनीष जी ऐसा है, खासतौर से दिल्ली NCR में, जहां अपने शहर को, अपने प्रदेश को छोड़कर लोग दिल्ली NCR में काम कारोबार के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, रेंटेड अपार्टमेंट ले लेते हैं और मंथ के एंड तक उनकी हालत फिर ये हो जाती है कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। ऐसे में खर्चे पूरे होते नहीं, टैक्स की मार भी पड़ती है और वो जो अपना घर लेने का सपना होता है वो कहीं दूर का नजर आता है। देखिए, जिस तरीके से हाउसिंग के रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, ज्यादा लोन लेके उसे चुकाना, EMI भरना और फिर टैक्स के लिए उसमें टैक्स पे करना, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि टैक्स 2 लाख की छूट मिलती है, उससे क्या होता है, कम से कम 10 लाख तक की इंटरेस्ट की रिबेट मिलनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि भाई अगर रिबेट मिले तो कुछ काम चलेगा, तो हाउसिंग सेक्टर भी इंप्रूव होगा, लोग एक की जगह 2 मकान भी लेंगे, एक मैं अपने लिए ले लेता हूं, एक मैं किराए पे चढ़ा दूंगा। तो ये सब सरकार सोच नहीं रही है, बड़ा विरोधाभास देखता हूं मैं सरकार की नीतियों में। 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बजट की जो कॉपीज हैं वो संसद के भीतर ले जाई जा रही है। संसद परिसर में थोड़ी देर पहले हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देख रहे थे। साथ ही साथ जो तस्वीरें अभी हैं वो जो बजट की कॉपीज हैं वो संसद के भीतर पहुंचाई जा रही हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब अपनी पूरी टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाकी लोगों के साथ में निर्मला सीतारमण ने बजट की कॉपी हाथ में लेकर फोटो सेशन कराया था और इसके बाद में जो आगे की तस्वीरें होंगी वो राष्ट्रपति से मुलाकात की होंगी। हालांकि ये औपचारिकता होती है, राष्ट्रपति से मिलकर बजट की कॉपी देना और फिर बजट पेश करने की अनुमति लेना। ये निर्मला सीतारमण के जरिए अब आगे कुछ ही मिनटों में जो होगा वो तस्वीरें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी और इंतजार सुबह 11 बजे का है। 11 बजे जब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, ये 7वीं बार होगा बतौर वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। मनीष जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। घर का सपना पूरा होगा क्या और क्या होना चाहिए सरकार के लिहाज से हम और आप जैसे आम लोगों को राहत देने के लिए? क्योंकि एक शिकायत तो ये भी रह जाती है ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की कि भाई गरीबों के लिए कुछ बेहतर हो जाता है, अमीरों को फायदा हो जाता है, बीच वाले ऐसे ही रह जाते हैं। रचना जी, वही मैं कह रहा था, कैसा विरोधाभास है पॉलिसी में कि आयुष्मान योजना सरकार लॉन्च करती है और जो इनकम टैक्स देता है उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी जो अभी मुकेश जी कह रहे थे 1 करोड़ 40 लाख लोग इस देश के लिए पूरा इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनको आप लाभ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है उसको लाभ नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही जो मकान खरीद रहा है, जो मकान खरीदने का मतलब मकान खरीदा वहां GST पे करेगा, उसके बाद जो उसकी इंटरेस्ट पे करेगा तो बैंक को बेनिफिट है, बैंक इनकम टैक्स पे करेंगे और बैंक इन्हीं को लाभ नहीं मिलेगा। होना क्या चाहिए, आप जितना हाउसिंग लोन लेते हैं उसका 30% प्रोपोर्शनेट कर दो कि भाई 30% जितनी भी इंटरेस्ट आएगी वो टैक्स फ्री है। बड़ी अच्छा आइडिया था मुकेश जी का, उन्होंने कहा भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन को लिंक कर दो। तो इस तरीके से ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे। अभी वैभव जी कह रहे थे कि भाई इस बार का मिनट्स GST का अच्छा है, कुछ बेहतर रिजल्ट देखने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने खटाखट योजना शुरू की है, मोदी सरकार पर उसकी छाया पड़ती नजर आ रही है। गरीबों के लिए काम होने वाला है, लेकिन रचना जी आप ठीक कह रही हैं, मध्यम वर्ग का क्या होगा? इसको तो पहले भी जूस निकाला गया और फिर जूस निकाला जाएगा। अच्छा रुचिका, चूंकि आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, महिलाओं को घर भी संभालना है, बाहर वो काम भी कर रही हैं, अब कुछ जैसे तैसे करके 4 पैसे अगर जोड़ भी लेते हैं, महिलाओं को समझ में नहीं आता कि वो पैसे बचेंगे तो कब तक बचेंगे, कहाँ वो इन्वेस्ट कर दें, कैसे वो इन्वेस्ट कर दें जहाँ पर उन्हें थोड़ा भी फायदा हो। हालांकि अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, पिछले कुछ वक्त से तो महिलाओं की शिकायत ये भी है कि जो पैसा हमें घर खर्च के लिए मिलता है या जो हम अलग से घर खर्च के लिए निकालते हैं, पैसा बचना तो दूर, उसमें और एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। ये शिकायत महिलाओं की, और कहा जा रहा है बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि इस बार का जो बजट है उसका मेन फोकस जो है वो यूथ पे रहेगा, वुमेन पे रहेगा, फार्मर और टैक्स पेयर पे रहेगा। टैक्स पेयर को तो हम सारे डिस्कस कर ही रहे हैं कि टैक्स स्लैब बढ़नी चाहिए, डिडक्शंस मिलनी चाहिए,
महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि अगर आप देखें, आप भी एक महिला है, मैं भी हूँ, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया इस बजट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में एक आदमी कमाए और घर चलाए, ये सिनेरियो नहीं चल सकता। 2 आदमी का कमाना बहुत जरूरी है, तभी एक घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल सकता है। अगर आप देखें, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत महंगा है हमारा, बच्चे पालना बड़ा महंगा पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को इस बजट के अंदर चाहिए कि शायद स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ एक्स्ट्रा मिले। जैसे लास्ट टाइम बजट के अंदर अगर आप देखें तो महिला सम्मान योजना थी, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट उन्होंने एफडी का बढ़ाया था, बट कुछ परसेंटेज इंक्रीज इंटरेस्ट पे कुछ फायदा नहीं होगा, वो आपकी रिकरिंग इनकम नहीं बढ़ाता। रिकरिंग इनकम बढ़ाने के लिए आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मतलब कुछ ऐसा जिससे वुमेन को रिकरिंगली कुछ मिलता रहे, कमाए हो, जिसके लिए मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन या कोई कोटा इस तरह से कुछ मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, महिलाओं की तो निगाहें हैं ही इस पूरे बजट पर, और उम्मीदें तो मैं कहूंगी पूरे देश को हैं। 140 करोड़ देशवासी बड़ी उम्मीदों के साथ हैं, लेकिन सागर सिन्हा, किसान जो कि वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आ गए, आंदोलन उनके जरिए हुआ, और फिर ये जो लोकसभा इलेक्शंस में रिजल्ट आए हैं, इसमें यूपी आप काउंट कर सकते हैं, राजस्थान काउंट कर सकते हैं, हरियाणा आप काउंट कर सकते हैं, साथ ही साथ पंजाब आप काउंट कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शंस भी होने हैं। इन सभी बातों को भी तो सरकार ने अपने फैसलों में, बजट की चीज़ों में ध्यान में रखा होगा कि हमने किसानों को नाराज किया तो खमियाजा हमें अलग तरीके से भुगतना पड़ा है। वो लोकसभा इलेक्शंस में रिजल्ट हमने देख लिया, और जब आने वाले चुनाव हैं उनमें कैसे राज्यों का ख्याल रखा जाए, कैसे लोगों का ख्याल रखा जाए, ताकि ये नाराजगी आगे भारी ना पड़ जाए। देखिए, एक बात है कि अभी जैसे टैक्स को लेकर के बात हो रही थी, तो हमने देखा है कि लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ITR फाइल भरा है लास्ट ईयर, और उनमें से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स दिया है। तो मेरी एक सोच ये भी है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि बाकी के जो लोग 6 करोड़ लोग हैं जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्या उनसे कुछ छोटा मोटा अमाउंट भी भरे 10,000 रुपये भी लिया जाए, तो ये जो 2 करोड़ लोग जो दे रहे हैं पैसा, इनकी जेब पर बर्डन कम होगा, तो एक थोड़ा सामंजस्य बैठ जाता है। तो मुझे एक ऐसी चीज़ भी लगती है कि ये जो 6 करोड़ लोग हैं, ये आपके घर का एक ऐसा बच्चा है जिसको आपने पूरा मस्ती करने के लिए छोड़ रखा है, लेकिन ये 2 करोड़ जो लोग जो हैं, ये एक ऐसा बच्चा है, आप दिन भर इनसे काम करवा रहे हैं। तो एक सामंजस्य अगर इसके बारे में भी बिठाया जाए, सोचा जाए, तो ये भी एक बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वो कैसे बैठेगा? ये सामंजस्य जो आप बिठाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे बैठेगा? ये शायद ऐसा हो कि बाकी के जो 6 करोड़ लोग हैं उनसे भी कुछ बेसिक टैक्सेस से लिया जाए। मैं कह रहा हूं भले ही 10,000 रुपये लो, लेकिन कुछ भी लो तो एक बड़ा लोड कम होगा इस साइड वाले, ये 2 करोड़ वाले साइड वाले से। मुकेश जी, जो हालात अभी हैं देशवासियों के सामने, देखिए गरीबों के लिए कुछ योजनाएं आती हैं, मुफ्त का राशन भी मिल जाता है, गरीब खुद भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सरकार की जो योजनाएं हैं उनका अलग अलग तरीके से हमें फायदा मिल रहा है। पिसता है मिडिल क्लास, उसे अपने घर का खर्च भी चलाना है, उसे टैक्स भी पे करना है, फिर उसे तमाम चुनौतियों का सामना भी करना है, बढ़ती महंगाई में उसे घर भी चलाना है, और अगर उस घर में कोई युवा बेरोजगार है तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पिछले कुछ दिन में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सी तस्वीरें देखी जहाँ पर एक नॉर्मल सी नौकरी को लेकर वैकेंसी निकलती है। गुजरात से मुझे लगता है वो तस्वीर थी, जहाँ पर हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए एक छोटी सी नौकरी को पाने के लिए। उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टिप्पणी की गई, ये पूछा गया भाई क्या ये देश में बेरोजगारी का आलम है कि एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए युवाओं की इतनी भीड़ वहां पहुंच जाए। तो बेरोजगारी भी तो एक बड़ी समस्या है। नहीं, एक तरफ कहेंगे बेरोजगारी की समस्या है, वो ठीक है, जब हम कॉर्पोरेट से बात करते हैं उनको अच्छे लोग नहीं मिलते, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कई लोग बेरोजगार हैं। तो इसका रीज़न है कि प्रॉपर जो हमें जिस तरह के लोग चाहिए हम उस तरह के लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा मिसिंग है। जो रिक्वायरमेंट चाहिए और जो लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में, उन दोनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। तो गवर्नमेंट को बजट में ये बेसिकली ये इंसेंटिव दे सकते हैं, मतलब डबल इंसेंटिव दे सकते हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कि आप स्किल डेवलपमेंट पे जितना खर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ टैक्स में रियायत मिलेगी। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ लोगों को हायर करते हैं, एडिशनली हायर करते हैं, उस पर भी कोई रिबेट दे सकते हैं। मे बी इनफॉर्मल सेक्टर से भी जो हायर करें, मे बी ड्राइवर है, मेड है, मतलब उसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे वो नहीं है, और वहाँ पे आपको सैलरी के ऊपर कुछ परसेंटेज आपको डिडक्शन मिलेगा हाउस होल्ड को। तो इस बेरोजगारी हटाने के लिए ये भी किया जा सकता है। और मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे
आप अगर इन्फ्लेशन, आप टैक्स पे करने के बाद अगर आप देखेंगे जैसे फिक्स डिपॉजिट का रेट है वहाँ पे आपको 7-7.5% का टैक्स मिलता है, आप 30% टैक्स देते हैं तो आपको आता है 5-5.5%। गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन आपका 6 से 7% चल रहा है, बट अब जब आप एक्चुअल में चेक करने जाएंगे, अगर आप एजुकेशन देखेंगे, ट्रैवल देखेंगे, मेडिकल देखेंगे, सबका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 8 से लेकर 12% तक बढ़ रही है। हाँ। तो हमारा जो पैसा है बेसिकली अगर हम फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो हर साल घटता जा रहा है, तो इसीलिए वो सारे पेन का कारण है। अच्छा कि जब आप लगता है एफडी जब में रखते हैं मोदी तो आपका सरकार पैसा की घट रहा है। वाहवाही विदेशों तक में होती है, अच्छा लगता है जब देश के प्रधानमंत्री का कद बढ़ता है, अच्छा लगता है जब जीडीपी के मामले में हम बढ़ोतरी करते हैं, अच्छा लगता है जब देश की इकोनॉमी में सुधार होता है। ये सभी बातें देश के लोगों के लिए अच्छी हैं, लेकिन मेनली लोग अपने घर में भी बजट को बेहतर चाहते हैं। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, इसीलिए बजट को लेकर आज उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इस बजट से उम्मीदें सरकार की तरफ से कितनी पूरी हो